दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय मेहरा क्रिएशंस वीएमडी स्टूडियोज के एक सीरीज कुछ किस्से अनसुने में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अनसुना किस्सा विजय के साथ। कभी कभी इंसान की जिज्ञासा और उसकी जिद उसे ऐसा नुकसान पहुंचा देती है जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होती। आज सीमा बहुत एक्साइटेड थी। आज पहली बार वो अपने पति शशांक के साथ उसके पुश्तैनी गांव जा रही थी। उनकी शादी को लगभग 1 साल हो गया था, पर बिजी वर्क शेड्यूल के चलते उन्हें ये मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो लोग अपने गांव जाते। शशांक अक्सर अपने गांव की तारीफ करता तो सीमा का मन मचल उठता। सीमा एक न्यूज़ चैनल में एज अ रिपोर्टर काम करती थी। विवादों से जुड़ी जगहों पर जाकर वहाँ की रिपोर्टिंग करना उसका काम था। उसने कई जगहों पर फैली अफवाहों का भांडाफोड़ भी किया था। अपने 3 सालों के कैरियर में सीमा ने काफ़ी नाम कमा लिया था। पिछले ही दिनों एक बड़े न्यूज़ चैनल से ऑफ़र आने पर सीमा ने वो ऑफ़र तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। यही तो उसका सपना था, एक बड़े न्यूज़ चैनल में एज अ रिपोर्टर काम करना। अपनी पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे सीमा ने कल ही नौकरी ख़त्म की थी और नई जगह उसे 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करना था। सीमा ने अच्छा मौका पाकर शशांक से बात की तो शशांक भी थोड़ी ना नुकुर के बाद तैयार हो गया। अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर शशांक सीमा के साथ आज अपने पुश्तैनी गांव की तरफ चल पड़ा था। आज पूरे 25 सालों के बाद गांव वापस जा रहा हूं। बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूं सीमा। जाने कितना बदला होगा गांव। क्या वो आम का पेड़ अब भी वहां होगा जिसके आम चुराकर मैं अपने दोस्तों के साथ खाता था। वो गांव का पुराना स्कूल, वो हिंदी के मास्टर जी जो ऐसे प्यार तो बहुत करते थे पर काम ना पूरा होने पर बाप रे बहुत पिटाई करते थे। वो पारो चाची जिनकी पानी से भरी मटकियां हम पत्थर मार के तोड़ देते और फिर भाग जाते थे, और वो हमारे पीछे छड़ी लेकर दौड़ती थी। और हमारे गांव के महंत जी। बोलते बोलते शशांक जाने किस याद में खो गया। तभी सीमा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ शशांक। बहुत तारीफें सुनी है तुमसे, पर आज मैं सच में अपनी आंखों से देख पाऊंगी कि कैसा है मेरा ससुराली गांव। अरे बहुत खूबसूरत है हमारा गांव। देखोगी तो जानोगी। बस अब पहुंच ही गए समझो। इतना कहकर शशांक ने गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर उतारी। थोड़ी देर बाद वो लोग गांव में पहुंच गए। गांव का स्वरूप ही बदल चुका था। हर तरफ पक्के मकान थे, सड़कें भी सीमेंट की बन चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे वहां बैठे अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। उनका स्कूल भी एक पक्की इमारत में तब्दील हो चुका था। शशांक ने एक बड़ी हवेली के सामने गाड़ी रोकी और बाहर उतरकर एक लंबी सांस खींचकर बोला, शुक्र है हवा की खुशबू नहीं बदली सीमा, वरना बाकी सब कुछ तो बदल ही चुका है। इतने में हवेली के अंदर से 2 नौकर जल्दी जल्दी बाहर आए। सीमा और शशांक को अभिवादन करते हुए बूढ़ा नौकर दूसरे जवान नौकर से बोला, अरे हरिया, जल्दी से ये सामान साहब के कमरे में पहुंचा दे और रुक्मी को बोल दे कि मेम साहब और साहब के लिए खाना तैयार कर दे। जा जल्दी जा। हरिया ने हामी भरी और सामान उठाकर तेजी से हवेली के अंदर चल दिया। वो तीनों भी पीछे पीछे चल दिए। तभी शशांक वृद्ध नौकर से मुखातिब होते हुए बोला, कैसे हैं दीनू काका? बस आपकी कृपा है छोटे मालिक। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। दीनू काका ने कहा और वो कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने पर सीमा बोली, शशांक ये तो बहुत बड़ी हवेली है। हाँ सीमा, हमारी पुश्तैनी जमींदारी थी यहाँ। अब तो यहाँ रौनक ही नहीं रह गई है। पहले तो आने जाने वालों का तांता सा लगा रहता था। शशांक बोला। थोड़ी ही देर में दोनों नहा धोकर फ्रेश हो गए तो दीनू काका उनके लिए चाय नाश्ता ले आए। अरे काका, चाचा जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? वो तो छोटे मालिक महंत जी के यहाँ गए हैं।
आज सुबह महन जी पूरे हो गए हैं ना। क्या? कैसे? बस छोटे मालिक उम्र पूरी हो गई थी। कल रात से बड़े मालिक वहीं पर हैं। मैं भी वहां गया था। आपको बहुत याद कर रहे थे। शायद कुछ कहना चाहते थे पर कह न सके। इतना कहकर दीनू काका कुछ पल के लिए चुप हुए और फिर बोले, और कुछ लाऊं आप लोगों के लिए? पर शशांक ने कुछ जवाब नहीं दिया। नहीं दीनू काका, बस 2 कप स्ट्रांग से कॉफ़ी भेज दीजिए। शशांक को चुप देखकर सीमा बोली तो दीनू काका हामी भर ट्रे हाथ में उठाकर कमरे से बाहर चले गए। चलो शशांक, छत पे चलते हैं, वहाँ से पूरे गांव का व्यू दिखाई देगा। सीमा बोली और वो दोनों छत पर आ गए। चारों तरफ खुला आसमान, दूर दूर तक हरियाली और उनके बीच में बसी आबादियां साफ दिखाई दे रही थी। सीमा आनंदित हो रही थी। आखिर कहाँ मिलता है शहरों में ये सब देखने को। शशांक भी चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। तभी सीमा बोली, वो सामने जंगल के छोर पे जो घेरा सा बना है, जहाँ बोर्ड लगा है, वो कौन सी जगह है शशांक? इससे पहले कि शशांक कुछ भी जवाब देता, दीनू काका जो वहाँ कॉफी लेकर आ गए थे वो बोले, वहाँ छलिया का प्रकोप है मालकिन। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। छलिया रूप बदल कर लोगों को भरमा कर वहाँ ले जाता और उनको मारकर खा जाता था। तब महन जी ने मंत्रों से वो जगह बांध दी थी और वहाँ बोर्ड भी लगा दिया ताकि गलती से भी कोई वहाँ जाकर अपनी जान न गंवा बैठे। ये बात सुनकर सीमा को हंसी आ गई तो शशांक बोला, छलिया एक किस्म का शैतान होता है सीमा, जो रूप बदल लेता है। बहुत भयानक होता है। भगवान न करे कि किसी का भी सामना उससे हो। ये सुनकर सीमा अपनी हंसी को दबाती हुई शशांक से बोली, क्या शशांक, ऐसे अंधविश्वास की बातें कम से कम मेरे पति के मुंह से तो अच्छी नहीं लगती। तुम जानते हो ना, मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे कितनी जगहों का भांडाफोड़ किया है। नहीं सीमा, ये अंधविश्वास नहीं है। मैं मानता हूँ कि 100 में से 98% सिर्फ कोरी अफवाह होती है, लेकिन 2% सच भी होता है और ये जगह उन्हीं 2% में से एक है। वहाँ एक ऐसी भयानक सच्चाई है जिससे कोई भी रूबरू नहीं होना चाहेगा। शशांक ने जंगल में बने घेरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में छुपी गंभीरता को महसूस कर सीमा ने भी आगे बहस करना सही नहीं समझा। शाम को सीमा को शशांक ने गांव घुमाया और अपने बचपन के दोस्तों से सीमा को मिलाया। पारो चाची और मास्टर जी से भी मुलाकात हुई। सभी उन दोनों से मिलकर बहुत खुश हुए। आज शशांक के चेहरे पर एक अनोखी खुशी और सुकून देखकर सीमा को बहुत अच्छा लग रहा था। गांव घूमते घूमते सीमा की नज़र बार बार उस कटीले तारों के घेरे और वहाँ लगे बोर्ड पर चली जाती। गांव में छलिया के नाम पर शायद षड्यंत्र चल रहा था जिसका भांडाफोड़ होना चाहिए। ऐसे विचार सीमा के मन में लगातार चल रहे थे। यदि वह इस अफवाह का राज खोल दे तो नए ऑफिस में पहले ही दिन उसका सिक्का जम जाएगा। सोचते सोचते सीमा ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस राज की तह तक ज़रूर जाएगी। जब वो हवेली वापस पहुँचे तो चाचा जी आ चुके थे। डिनर लग चुका था। डिनर पर चाचा जी से सीमा और शशांक की बात होने लगी। थोड़ी देर तक औपचारिक बातों के बाद चाचा जी बोले, बेटा शशांक, महंत जी का तुमसे मिलने का बहुत मन था। शायद तुमसे कुछ कहना चाहते थे। उनके आखिरी वक्त पर मैं वहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि शशांक को गांव मत आने देना, अगर आए तो वापस भेज देना, यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहीं रहकर ये सब संभालो। मुझसे अब ये सब नहीं हो पाता है। बूढ़ा हो चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। मगर महन जी की बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम तो जानते ही हो बेटा।
चाचा जी ने कहा। रौबदार व्यक्तित्व के स्वामी थे चाचा जी। लंबा कद, मजबूत बदन, बड़ी बड़ी ऊपर को उठी हुई मूछें। देखने में अपनी उम्र से 15 वर्ष कम के ही लगते थे। विवाहित थे, पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। कई वर्षों पहले चाची का भी देहांत हो चुका था। जैसा आप कहें चाचा जी, कल सुबह ही मैं और सीमा वापस शहर चले जाएंगे, शशांक ने जवाब दिया। चाचा जी अब सीमा की तरफ देखते हुए बोले, बहू तुम पहली बार यहाँ आई हो और मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर मेरी बातों को अन्यथा मत लेना। शशांक हमारे खानदान का इकलौता चिराग है और मैं किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता। शशांक से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए, और महन जी की बात को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सीमा कुछ भी नहीं बोली। कुछ देर और बातें करने के बाद सभी अपने कमरों में सोने चले गए। कमरे की खिड़की से सीमा उस जंगल के घेरे को देख रही थी। उसका मन अभी भी वहीं अटका था। तभी शशांक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सीमा, बाहर क्या देख रही हो? बाथरूम से बाहर निकलकर टॉवल से हाथ मुंह पोंछते हुए शशांक बोला, मैं सोच रही हूँ शशांक की आखिर क्या मिस्ट्री हो सकती है उस जंगल की। शशांक ने झट से आगे बढ़कर खिड़की बंद करते हुए कहा, मैंने कहा ना सीमा, उस मनहूस जगह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। कल सुबह हमको वापस शहर के लिए निकलना है, सो अब हमें सो जाना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा शशांक कि तुम इतने अंधविश्वासी हो सकते हो। महन जी की बातों को पता नहीं क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो तुम लोग। अरे मरते समय आदमी कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। चाचा जी ने एक बार बोला और तुमने बोरिया बिस्तरा बांध लिया वापस जाने के लिए। कुछ और बात भी तो हो सकती है। इतनी ज़मीन जायदाद है तुम्हारी यहाँ, अगर तुम गांव नहीं आओगे तो इन सब का क्या होगा? तुम मानो या ना मानो, मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। सीमा के मन में चल रहे विचारों को भांपकर शशांक ने प्यार से सीमा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं समझ रहा हूँ सीमा कि तुम क्या सोच रही हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचा जी मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। उनकी और महन जी की बातों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। शशांक थोड़ा रुका और फिर बोला, और रही अंधविश्वास की बात, तो छलिया अंधविश्वास नहीं, सच है सीमा। कहते कहते शशांक जैसे यादों के भंवर में खो गया। 10 वर्ष का था मैं उस वक्त जब उस शैतान से मेरा सामना हुआ था। मैंने अपनी इन आँखों से उसे देखा है। ऐन वक्त पर चाचा जी और महन जी ने आकर मुझे बचाया था। मेरे गले में ये तावीज़ महन जी ने उसी वक्त बांधा था जो आज तक मेरे गले में है। सामने वाले जंगल की वो जगह भी तभी बांधी गई थी। वो जगह शापित है सीमा, शापित है। इतना कहकर शशांक चुप हो गया तो सीमा बोल पड़ी, पर उस वक्त तुम सिर्फ 10 वर्ष के थे शशांक। हो सकता है तुम्हें धोखा दिया गया हो या तुम्हारे दिल में ये डर बिठाया गया हो। मैंने कहा न सीमा कि वो मेरा वहम नहीं था। छलिया एक भयानक सच है। माताजी पिताजी ने उसी दिन मुझे लेकर यह गांव छोड़ दिया और फिर ना कभी खुद आए ना मुझे आने दिया। अगर वो आज जिंदा होते तो हम दोनों को कभी भी यहाँ आने नहीं देते। सीमा कुछ बोलने को हुई मगर शशांक ने उसे तुरंत टोक दिया। बस, अब मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। अब भगवान के लिए तुम भी सो जाओ, सुबह फिर वापस भी निकलना है। शशांक की आवाज़ में सख्ती और डर महसूस करके सीमा कुछ न बोली और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। पर उसकी आंखों में तो नींद का नामो निशान नहीं था। उसने ठान लिया था कि आज ही रात को वो उस जगह का राज पता लगाएगी। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि शशांक गहरी नींद में सो गया है तो वो धीरे से उठी और उसने वो खिड़की खोली। जंगल के उस घेरे वाले हिस्से में उसे अजीब सी रोशनी नजर आई। ज़रूर शैतान की अफवाह फैलाकर यहाँ कुछ गैरकानूनी काम हो रहा है। ये सोचकर सीमा ने अपना कैमरा और टॉर्च धीरे से उठाया। एक नज़र
सोते हुए शशांक पर डाली और चुपचाप हवेली से बिना किसी की नज़रों में आए निकल गई। थोड़ी देर में सीमा टॉर्च से रास्ता देखते हुए जंगल में लगे कटीले घेरे के पास पहुंच गई। सीमा ने देखा कि रोशनी घेरे के अंदर से ही कहीं से आ रही थी। बेआवाज़ कटीले घेरे के अंदर प्रवेश करके सीमा ने अपना कैमरा नाइट मोड पर सेट करके रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और दबे पांव रोशनी की ओर बढ़ने लगी। कुछ मीटर आगे जाने पर उसने देखा कि एक जगह ज़मीन के अंदर से आग निकल रही थी। तभी एक साया तेज़ी से आग के सामने से गुजरा। सीमा ने अपना कैमरा इधर उधर घुमाया और उसे कोई न दिखा, तो इसे अपना भ्रम मानकर सीमा सावधानी से आगे बढ़ी और उस ज़मीन से निकलती आग को फिल्माने लगी। तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, सीमा। सीमा ने आवाज़ की दिशा में सर घुमाया तो वहाँ शशांक खड़ा था। शशांक, तुम तो मुझे मना कर रहे थे यहाँ आने के लिए, खुद ही यहाँ आ गए। कहते कहते सीमा ने कैमरे को ऐसे एंगल पर सेट किया जहाँ से पूरे घेरे का व्यू कवर हो रहा था और फिर शशांक से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है शशांक कि तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? ये सुनकर शशांक मुस्कुराने लगा। तभी मैं कहूँ कि मेरा पति इतना अंधविश्वासी नहीं हो सकता। बहुत खूब एक्टिंग करी है तुमने शशांक, और चाचा जी और दीनू काका को भी अपने साथ मिला लिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब बताओ, जो तुमने मुझे परेशान किया उसके लिए मैं तुम्हें क्या सज़ा दूँ? ये कहते कहते सीमा शशांक की ओर बढ़ी। तो दोस्तों, आखिर क्या था छलिया का राज? क्या वाकई में शशांक सब लोगों के साथ मिलकर सीमा को बेवकूफ़ बना रहा था, या छलिया एक सच था? ये जानने के लिए देखें इस कहानी का दूसरा भाग, जो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।